Hi everyone, hoping that you all are doing fine and your studies are going well. So guys, finally हम लोगों ने study note number 1 the Indian contract at 1872 and sale of goods act 1930 हम लोगों ने मिलकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे दो स्टडी मटेरियल रह गए, स्टडी नोट नंबर 3 हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और आप बोल सकते हो एथिक्स का पोर्शन। इसको कंप्लीट करने के बाद हम हर एक स्टडी नोट नंबर के जितने भी स्टडी मटेरियल में एमसीक्यूज दिए हुए हैं सब कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा लॉ का जो है सिलेबस फिनिश हो जाएगा, स्लोली फिर हमारा इकोनॉमिक्स का भी हो जाएगा, अकाउंट्स का भी हो जाएगा एंड देन हम लोग आएंगे मैथ के ऊपर हमारे, क्योंकि मैथ का पोर्शन ही रिमेनिंग रह जाएगा। चलिए दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्यों पड़ी ये हम समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उस बिजनेस के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक मतलब मान लीजिए किसी सामान का व्यापारी है, दोस्तों ये पॉसिबल हर एक व्यापारी के लिए नहीं है कि वो हर एक सामान को कैश में ही बेचे। ऐसा संभव नहीं है। कहा जाता है कि आपको अपनी दुकान चलाने के लिए या अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं उधार सामान तो बेचना ही पड़ेगा। आज देखते होंगे आप लोग घर के आसपास की जो परचून की दुकानें भी होती हैं, तो हम लोग क्या सब लोग क्या करते हैं कि एक महीने का राशन पानी ले लेते हैं और जो पैसा है वो अगले महीने सैलरी आने पर हम लोग दोस्तों देते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का भी उत्पत्ति तभी हुई थी कि जब बिजनेसमैन जो है उधार में सामान खरीदते थे तो हम लिख देते थे कि मैं घनश्याम दास ये वादा करता हूं कि अगले महीने की आने वाली 3 महीने, 1 महीने, 2 महीने जो भी उन दोनों पार्टीज के बीच में आपस में क्या हो गया होगा, आपस में उन लोगों ने एक दूसरे से क्या किया होगा, जो भी इनकी टर्म्स कंडीशंस होगी वो उन लोगों ने डिसाइड किया होगा और उसी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने वो क्या किया होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिख देते हैं कि मैं घनश्याम दास या मैं प्रदीप ध्यानी ये वादा करता हूं कि 3 महीने बाद आपको इतनी पेमेंट कर दूंगा, इस तारीख को कर दूंगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यही होता है कि इसमें एक वादा किया जाता है कि मैं एक इतने पीरियड के बाद आपको पूरा का पूरा पैसा, जो भी पैसा उसमें लिखा जाएगा वो पैसा देने का वादा करता हूं मैं। आइए हम एक बार इसको समझते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को। इन कॉमन पार्लांस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज अ पीस ऑफ पेपर, यानी ये रिटन पेपर होता है, कागज का एक पेपर होता है, विच एंटाइटल्ड टू अ सम ऑफ मनी एंड विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर merely by delivery or by endorsement and delivery। ओके, सिंपल सा हम उसमें लिख देंगे और उसको दे देंगे कि भाई हम लोग क्या है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको क्या करेंगे, इतनी पेमेंट हम आपको दे देंगे। सेक्शन 13 क्या बोलता है, सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और बियरर। ओके, या तो जब वो मांगे तब दे दे या जो उस कागज पे लिखे हुए व्यक्ति के नाम है उसको वो हम दे दें। तो मेनली कहा गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम तीन चीजों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहेंगे। प्रोमिसरी नोट पहला, बिल ऑफ एक्सचेंज दूसरा, चेक तीसरा। ये होते क्या है इनको हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फ्री एंड एन्यूमरेबल ट्रांसफर। एन्यूमरेबल का मतलब होता है कि कोई भी लिमिट नहीं है, लिमिटलेस बोल देते हैं हम इसको, लिमिटलेस। कहने का मतलब है आप किसी भी व्यक्ति को कितनी भी बार ट्रांसफर कर सकते हो। ये खास बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, यानी कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टीज ना तो कोई डिफेक्ट करे और दोनों ही पार्टीज जो बातें बोल रही हैं, जो बातें रिटर्न में लिख रही हैं वो सत्य होनी चाहिए। होल्डर इन ड्यू कोर्स इन हिज ऑन नेम, यानी जो जिसके पास वो बिल होगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाया जाएगा। उसके बाद कुछ एजम्पशंस होती हैं, वो एजम्पशंस हम देख लेते हैं, वो ये एजम्पशंस हैं वो हम पढ़ लेते हैं। कंसिडरेशन, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड और ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन, यानी ये बनाया इसलिए जाता है कि हम एक पार्टीज को वादा करते हैं कि हम इतने पीरियड के बाद आपको इतना पैसा देने का वादा करते हैं। तो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर तीन चीजें शामिल होती हैं। पहला हो गया आपका दोस्तों, पहला क्या हो गया आपका, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। Such negotiable instrument was accepted, endorsed, negotiated or transferred for consideration. Date, every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on that date। Okay, एक डेट होनी चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टाइम ऑफ ट्रांसफर, जब आप किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो तो वो टाइम मेंशन होना चाहिए दोस्तों, वो टाइम भी मेंशन होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का मतलब देखना क्या होता है आप समझ लेना एक बार एग्जांपल से।
मान लो ए को पैसे देने थे बी को 5,000 रुपए, ए को पैसे दे रहे थे बी को 5,000, तो बी ने इसको प्रोमिसरी नोट दे दिया। अब यही नोट आगे इसने क्या कर दिया, सी को दे दिया। बी ने बी को मान लीजिए सी को भी पेमेंट कर रहे थे 5,000, तो जब बी ने इसको सी को दिया और सी डी को दे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडोर्समेंट। ध्यान रखना, खास बात यह है कि प्रोमिसरी नोट पे स्टैंप लगी होनी चाहिए, अगर स्टैंप नहीं लगी तो वो वैलिड नहीं है। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके पास भी वो बिल होगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाया जाएगा। फैक्ट ऑफ डिसऑनर, अगर मान लीजिए वो पेमेंट नहीं हो पाती है तो वो क्या होगा, चेक, प्रोमिसरी नोट, वो सब डिसऑनर हो जाएगा। टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देख लेते हैं हम। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, नेगोशिएबल बाय स्टैच्यू, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ने ही बोल दिया कि ये इन चीजों को हम मानेंगे। तो बेसिकली प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को हम क्या बोलते हैं, हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं नेगोशिएबल बाय स्टैच्यू, यानी लॉ ने जिसको बोल दिया, लॉ ने जिसको बोल दिया। उसके बाद है नेगोशिएबल कस्टम और यूजेस, मतलब हम लोगों ने आपस में ही, लॉ ने उसको मान्यता भली ना दी हो लेकिन हम लोगों ने आपस में ही वो मान लिया। जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप बस में ट्रैवल करते हो, 15 रुपए का टिकट है मान लीजिए, तो आपने 100 रुपए उसको दिए, तो वो क्या करता है, पर्ची के पीछे 85 रुपए लिख देता है। तो वो कोई वो कानून थोड़ी उसको बोलता, वो तो भाई हम लोगों ने आपस में बना लिया, 85 रुपए बाद में ले लिए, थोड़ी देर बाद जब मेरे पास पैसा आ जाएगा। आपने देखा होगा कंडक्टर ऐसा करता है, 50 दे दी तो 35 के पीछे लिख देता है कि अगर उसके पास अभी पैसे ना हो। तो नेगोशिएबल बाय कस्टम मतलब जो हम आपसी लेन देन कर रहे हैं उस तरीके से, मान ली पुराने जमाने में भी ऐसी हुआ करता था, हुंडीज हुआ करती थी, ठीक है, इसी तरीके का। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बियर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर मतलब जिसको हम बोलते हैं कि पेमेंट करनी है, बियर मतलब जिसका नाम लिखा हुआ है। इनलैंड एंड फॉरेन, अगर मान लीजिए दोनों पार्टीज इंडिया की हैं, जो बनाने वाली भी और रिसीव करने वाली भी इंडिया की है और बन भी इंडिया में रहा है, तो वो हमारा होगा इनलैंड। और अगर मान लीजिए कोई एक भी बाहर की पार्टी है तो वो हमारा हो जाता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। डिमांड एंड टाइम, डिमांड का मतलब जब चाहे आप, जब आपको जरूरत है पैसों की तब आप मांग सकते हो। टाइम का मतलब जो टाइम विंसेंट है उसी में ही आप पैसे को मांग सकते हो। जेन्युइन अकोमोडेशन एंड फिक्टिशियस बिल, ये देख लेते हैं। when a bill is drawn, accepted or endorsed for consideration, it is a genuine bill. Okay, जब बिल बनाया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, इंडोर्स किया जाए और कंसीडरेशन उसमें हो, बिल्कुल एकदम जेन्युइन बिल, बिल्कुल सही बिल, एकदम लीगली सही बिल। और when it is drawn, accepted, endorsed without consideration, अगर कंसीडरेशन नहीं है, then it is called accommodation bill, यानी हेल्प करने के लिए। when a drawer और payee और both are fictitious, यानी काल्पनिक है, ऐसी बिल बना दिया है कि एकदम कहते हैं गोची का बिल, मान लीजिए हिंदी में बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, so it is called fictitious bills. If both drawer or payee of a bill are fictitious, the person is accepted liable to holder in due course. If the holder in due course can show that the signature of the supposed drawer and the first payee are same withdrawing, simple है। जेन्युइन का मतलब बिल्कुल जेन्युइन बिल है जो हम लेन देन के लिए बनाते हैं। एकोमोडेशन का मतलब ऐसी हेल्प करने के लिए हमने ऐसी गोची वाला बिल बना दिया। fictitious बिल का मतलब ऐसी हमने बना दिया, बिल्कुल इलीगल सब बिल है वो। clean and documentary bill, clean and documentary bill, when no document relating to goods are annexed to the bill, it is clean bill। अगर कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है तो वो क्लीन बिल होगा, लेकिन अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच है तो वो हमारा डॉक्यूमेंट्री बिल कहलाया जाएगा। एम्बिगियस बिल या एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। when an instrument due to faulty drafting may be interpreted either as a bill or note, it is an ambiguous instrument. It is for holder to decide how he wants the bill to be treated. Ambiguity may also arise when the amount is stated in differently in words and figures. In such case, the amount stated in words will be taken into the account. Ambiguous का मतलब उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है किसी बिल में। मान लीजिए आपने इंग्लिश में और हिंदी में लिखना पड़ता है, या फिर हमें गणित में तो लिख दिया हमने, ऐसे मान लीजिए गणित में तो लिख दिया हमने 500 रुपए, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन हमने हिंदी में लिखा 5,000 रुपीज, तो यहाँ से तो मतलब निकल रहा है कि 5,000 और यहाँ से मतलब निकल रहा है 500 रुपए। तो ये माना जाता है कि जो ये वर्डिंग में लिखा हुआ है इसी को हम ट्रू मानेंगे यहाँ पर, तो बिल जो होगा वो 5,000 का होगा। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट इन सम रिस्पेक्ट इज नोन एज इनकोएट। मान लीजिए अभी भी उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ और काम करना बाकी है, मान लीजिए स्टैंप करना भूल गए आप, सिग्नेचर करना भूल गए, तो कुछ भी अगर छोटा सा काम जो उसको वैलिड बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है अभी भी इनकम्प्लीट है, तो उसको हम बोलते हैं इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। आगे बढ़ते हैं हम। एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट, when an instrument is drawn conditionally or for a special purpose as a collateral security,
and not for the purpose of transferring property therein, it is called as escrow instrument. अगर उस इंस्ट्रूमेंट का बनाने का कुछ स्पेशल पर्पस है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का बनाने का कुछ स्पेशल पर्पस है, तो वो हमारा एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाएगा. पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ड्रॉवर. The maker or promissory note of bill of exchange or check is called drawer. Drawee, the person to whom instrument is drawn and directed to pay, यानी जिसको वो बिल पे करना है वो हमारा क्या होगा, ड्रॉई होगा. ड्रॉई इन केस यानी अलग अलग केसेस में हम ड्रॉई अलग अलग बंदा भी हो सकता है. एक्सेप्टर का मतलब जो बिल को एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्टर फॉर ऑनर, जिसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर कहलाया जाएगा. पे का मतलब जिसको पैसा मिलता है फाइनली. होल्डर का मतलब जिसके पास अभी करंट में बिल है. होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके पास मैच्योरिटी के टाइम पर बिल होगा. इंडोर्सर का मतलब देखना और इंडोर्सी का मतलब देखना. ए ने बिल दिया बी को, बी ने ये बिल किसी सी को दे दिया, तो जब बी इसको देता है बिल, इसको तो बी को बोलते हैं इंडोर्सर, और जिसको ये बिल मिला हुआ है इंडोर्सी. मान लीजिए सी अगर फर्दर किसी डी को बिल दे देगा तो सी हमारा इंडोर्सर कहलाएगा इस केस में, और डी हमारा इंडोर्सी. यानी जो बिल को ट्रांसफर करेगा वो इंडोर्सर, और जिसको बिल मिलेगा वो इंडोर्सी. सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों, कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी टू बिकम अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. माइनर का मतलब एक माइनर कभी भी जो है वो कैपेसिटी मतलब एक वैलिड पार्टी नहीं बन सकता. कॉर्पोरेशन अगर हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया हुआ है तो वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो कॉर्पोरेशन भी पार्टीज नहीं बन सकती है. अगर अगर एजेंट को, मान लीजिए हमने एजेंट को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि तुम पार्टी बन सकते हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, तो बिल्कुल वो जो एजेंट होगा वो भी हमारा क्या कहलाया जाएगा, पार्टीज ऑफ कहलाया जाएगा. लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर हमने मान लीजिए जो विल है हमारी या नॉमिनी हमने बनाया हुआ है, तो हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी पार्टीज बन सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की. उसके बाद दोस्तों ये देख लेते हैं हम डेफिनेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. तीनों हम देखते हैं. सबसे पहला प्रोमिसरी नोट को, सेक्शन 4 याद करने की जरूरत नहीं है. सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस प्रोमिसरी नोट. अब प्रोमिसरी नोट एंड इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए. कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए इसमें. साइंड बाय मेकर, मेकर के साइन होनी चाहिए. टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. यानी सिंपल सा फंडा है. एक हम किसी व्यक्ति को पे कर रहे हैं तो उसमें हम लिख देंगे कि भाई अब मैं फलाने व्यक्ति को इतना जो पैसा है वो पे करने का वादा करता हूं, अपने साइन कर देगा और अपनी स्टंप मार देगा. पार्टीज क्या है, एक मेकर होता है जो बिल को बनाता है, जिसको पैसा मिलता है वो पेई. तो प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज होती हैं. मेकर जो बिल को बनाता है, पेई जिसको पैसा मिलता है. The person who make the promissory note and promises to pay is called a maker. The person to whom payment is to be made is called the pay. यानी जिसको पेमेंट मिलनी है वो पेई कहलाएगा. Requisite of a promissory note या बोल सकते हैं condition of a promissory note. The promissory note must be in writing. Writing में होना चाहिए. It must contain an undertaking to pay. There must be an express promises to pay. यानी expressly promise होना चाहिए पे करने का. The promise to pay should be unconditional. कोई कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए. The promissory note must be signed by the maker. यानी promissory note पे मेकर के साइंड होने जरूरी हैं. The sum payable must be certain. यानी certain होना चाहिए और लिखा होना चाहिए कितना पे करने का वादा है. The instrument must contain a promise to pay money and money supply. यानी promise होना चाहिए कि कितना पे करेगा. The maker and pay must be certain. Stamping of promissory note यानी promissory note पे स्टंप होना चाहिए. It must contain date होनी चाहिए. The limitation period of promissory note to be filed a suit 3 years from the date of execution or from the date of acknowledgement. यानी अगर मान लीजिए जो डेट लिखी हुई है उससे 3 साल तक आपको क्या कर लेना चाहिए, उस बिल में इंस्ट्रूमेंट में लिखे हुए पैसे को आपको ले लेना चाहिए, अदरवाइज आप उसको नहीं ले पाओगे. कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम. ए प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर फॉर 500. यानी ए जो है आई ने प्रॉमिस करा मैं बी को 500 रुपए दूंगा, या तो बी को दे दूंगा या बी जिसको ऑर्डर बोलेगा उसको दे दूंगा. तो ये हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होगा. ए आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी टू बी पेड ऑन डिमांड और वैल्यू रिसीव्ड. ओके, सिंपल सा है कि जो है ए जो है वो बी को क्या कर देगा, 1000 रुपए दे देगा. मिस्टर बी बोल रहा है आई ओ यू. आई ओ यू का मतलब होता है आई ओ यू, इसका फुल फॉर्म होती है यानी मैं आपका ऋणी हूँ 1000 से. ये बोल रहा है कि भाई मुझे बी को मिस्टर बी बोल रहा है कि मुझे देने हैं 1000 रुपए, लेकिन कब देने हैं ये नहीं बोल रहा. तो ये स्पष्ट नहीं है, तो ये मेरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं होगा.
आई प्रॉमिस टू पे बी, आई ने प्रॉमिस किया बी को वो 500 रुपए देगा, एंड ऑल अदर सम विच शैल बी ड्यू टू हिम, कह रहा बाकी का जो भी ड्यू होगा वो भी दे देगा। बाकी का कितना ड्यू, हमने कहा ना कि अमाउंट जो है वो सर्टेन होनी चाहिए, कह रहा मैं 500 तो दूंगा और बाकी जो भी ड्यू होगा वो दूंगा। बाकी का ड्यू क्या है वो तो बताओ, क्लियर नहीं बताया, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं होगा, मैं काट रहा हूँ। आई ने प्रॉमिस किया 500 रुपए देगा, फर्स्ट डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी विच ही मे ओ ही, यहाँ पर भी अमाउंट अनसर्टेन है। आई प्रॉमिस टू पे 500 7 days आफ्टर माई मैरिज टू सी, मेरी सी के साथ शादी होने के बाद, कब होगी शादी ये नहीं पता, अनसर्टेन है। आई प्रॉमिस टू पे 500 ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड डी लीव मी इनफ टू पे दैट सम, कह रहा है आई मतलब कि मेरे लिए इनफ जो है पैसा छोड़ देगा, ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे 500 एंड डिलीवर टू हिम बाय व्हाइट हॉर्स ऑन नेक्स्ट जनवरी, ये भी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों द बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट, द बिल ऑफ एक्सचेंज। Section 5 of the Negotiable Instrument Act 1881 defines bill of exchange. A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a person to pay a certain sum of money to order a certain person to the bearer. Simple है, बिल्कुल वैसी है कि एक इंस्ट्रूमेंट में लिख दिया, या तो मैं उसके जो अमाउंट लिख दिया है मैं या तो इस व्यक्ति को दूंगा, या जो ये व्यक्ति जिस व्यक्ति को देने के लिए कहेगा मैं उस व्यक्ति को दे दूंगा। तीन पार्टीज होती है, प्रोमिसरी नोट में दो होती है, मेकर और पे, यहाँ तीन पार्टीज होती है। ड्रॉवर जो बिल बनाता है जिसके लिए बनाता है और जिसको फाइनली पैसा मिलता है। ड्रॉई भी वो व्यक्ति हो सकता है जिसको पैसा मिल सकता है। द पर्सन हु गिव्स द ऑर्डर टू पे और मेक्स द बिल इज कॉल्ड द ड्रॉवर, जो पैसा देने का वादा करता है और जो बिल बनाता है वो हमारा ड्रॉवर कहलाएगा। द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई, जिसको हमने इंस्ट्रक्शन दिया है पे करने के लिए। व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल ही इज कॉल्ड द एक्सेप्टर। ओके, अगर ड्रॉई ही एक्सेप्ट कर ले बिल को तो ड्रॉई क्या कहलाया जाएगा, ड्रॉई एक्सेप्टर कहलाया जाएगा। ड्रॉई भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। द पर्सन टू whom द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड ड्रॉई पे, मतलब जिसको पैसा मिलेगा फाइनली वो हमारा पे कहलाया जाएगा। कंडीशन सिंपल सा है कि अनकंडीशनल होना चाहिए। द कंसिडरेशन ऑफ बिल शुड बी पे ऑफ मनी, इतना मनी होना चाहिए कंसिडरेशन, और बिल्कुल सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए। द अमाउंट शुड बी सर्टेन, ओके, अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए। द टाइम ऑफ पेमेंट मस्ट बी इंडिकेटेड इन द बिल ऑफ सर्टेनिटी, ओके, टाइम भी मेंशन होना चाहिए कब तक पे करोगे आप। ऑर्डर टू पे, ऑर्डर इन दिस सेक्शन डज नॉट मीन अ कमांड बट अ रिक्वेस्ट होनी चाहिए पे करने की। It is essential that bill of exchange should point out with the certainty party who enter into the contract included by its term. Thus the signature of the drawer is necessary and there cannot be ना, यानी सिग्नेचर भी होनी चाहिए, सिग्नेचर तो कंपलसरी है और स्टैम्प भी कंपलसरी है। It must indicate a drawer who should be called off accept or pay it, okay, कौन इसको एक्सेप्ट करेगा कौन पे करेगा ये सब जो है क्लियर होना चाहिए। It should be specifically mention the date and place the payment or the place where it is drawn. Every bill of exchange must be stamped, okay, stamped होना जरूरी है। चेक के बारे दिस इज ऑल अबाउट द यू कैन सी दैट बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ लिया कि तीन पार्टीज होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया हमने, दो पार्टीज होनी चाहिए, मेकर जो बिल बनाता है, पे जिसको पैसा मिलेगा फाइनली। तीन तरह के हम मानते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। प्रोमिसरी नोट पढ़ लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया हमने, चेक नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे हम। हमने ये पढ़ा था कैपेसिटी, माइनर जो है कभी नहीं बन सकता। कॉर्पोरेशन अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है तो वो बिल्कुल पार्टीज बन सकती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। एजेंट अगर जितनी अथॉरिटी है उस अथॉरिटी में काम करेगा तो बिल्कुल पार्टीज बन सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। ये सब हमने पढ़े थे, टाइप ऑफ हमने पढ़े थे। क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये हमने पढ़ लिया, डेफिनेशंस पढ़ ली हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरी करेंगे। इस लेक्चर के लिए आज हम यहीं पर इसको फिनिश कर देंगे। स्टिल कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आज हमने स्टार्ट किया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा फिर से मिलेंगे। फ्रॉम माय साइड दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो एंड बाय गाइस।